चलिए, पहली बात हुआ कि यहां सबसे महत्वपूर्ण चीज है राज्य सूची। केंद्र सूची का जो विषय है, संघ सूची का जो विषय है, उस पर राष्ट्रपति को शक्ति है। राज्य सूची के जो विषय है उस पर राज्यपाल को शक्ति है। तो क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं ये देखेंगे। राज्यपाल किसी व्यक्ति को जिसको दंड दिया गया हो, तो आप इसको ऐसे कर लें, राज्यपाल किसी व्यक्ति के दंड को, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो दंड प्राप्त किया है, सजा याफ्ता है, तो दंड वाले व्यक्ति को राज्यपाल क्या कर सकता है? पहला ये कि उसकी सजा कम कर सकता है। राज्यपाल किसी व्यक्ति के दंड को पहला काम क्या कर सकता है? कम कर सकता है। क्या कर सकता है? उसकी सजा को घटा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, सजा की प्रकृति को बदल सकता है, दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। क्या कर सकता है? दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। मतलब क्या कर सकता है? दंड की प्रकृति, दंड अगर मृत्यु दंड है तो मृत्यु दंड को बदलकर आजीवन कारावास कर सकता है। तो इस तरह से दंड की प्रकृति को, मौत की सजा को कारावास में बदल देना, माने एक प्रकार के दंड को दूसरे प्रकार के दंड में बदल सकता है। दो कार्य कर सकता है, किसी व्यक्ति की सजा को, किसी व्यक्ति के दंड को कम कर सकता है, या फिर उसके दंड के प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। उसके अलावा राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति पर बात करते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की जो शक्ति है उसमें दो अंतर हैं, ये देखते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्ति में, क्षमादान की शक्ति में दो प्रमुख अंतर, राष्ट्रपति व राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति में, क्षमादान की शक्ति में अंतर दो है। पहला अंतर है, दो अंतर यहां पर है राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों में, कि राज्यपाल क्या कर सकता है? मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, जैसा कि अभी पहले लिखा है कि सजा की प्रकृति को कम कर सकता है। तो राज्यपाल क्या कर सकता है कि मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की तरह उसे पूरी तरह क्षमा नहीं कर सकता। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? पूरी तरह क्षमा कर सकता है। राज्यपाल क्या कर सकता है? सजा की प्रकृति को बदल सकता है, पूरी तरह क्षमा नहीं कर सकता। तो यही बात हमें नोट करना है कि राज्यपाल मृत्यु दंड को, राज्यपाल मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में, आजीवन कारावास में बदल सकता है, बदल सकता है। यदि आपने देखा कि सजा की प्रकृति को बदल सकता है, किंतु राष्ट्रपति की तरह, किंतु राष्ट्रपति की तरह क्षमा, कि राष्ट्रपति की तरह क्षमा यानी पूर्ण माफी नहीं कर सकता। तो ये बात स्पष्ट है
कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान की शक्तियों में अंतर है। राष्ट्रपति पूरी तरह क्षमा भी कर सकता है, सजा की प्रकृति को भी बदल सकता है, लेकिन राज्यपाल केवल सजा की प्रकृति को बदल सकता है, सजा को पूरी तरह क्षमा या माफ नहीं कर सकता। दूसरा अंतर, एक अंतर आपने देखा, दूसरा क्या अंतर है? दूसरा अंतर है कि सैन्य न्यायालय से अगर कोई सजा प्राप्त किया है, सैन्य न्यायालय से, सैनिक न्यायालय से, तो राज्यपाल को उस पर कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, जबकि राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय से प्राप्त सजा को भी कम या माफ कर सकता है। तो यहां दो अंतर आपको देखने को मिला कि राज्यपाल सैनिक न्यायालय से सजा प्राप्त व्यक्ति की, राज्यपाल सैन्य न्यायालय से सजा प्राप्त व्यक्ति की कोई मदद नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता। यानी कि यहां अगर सजा सेना ने दिया है, फोर्स से सजा मिली है, तो उस व्यक्ति को राज्यपाल कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति, किंतु राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के पास उसकी सजा को कम करने या माफ करने की शक्ति है, किंतु राष्ट्रपति सजा को कम कर सकता है या माफ कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति सजा को क्या कर सकता है? सजा को कम कर सकता है, कम कर सकता है या पूर्णतः माफ कर सकता है। तो ये दो अंतर स्पष्ट हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों में। इसके अलावा राज्यपाल की और क्या क्या शक्तियां हैं इस संबंध में? तो राज्यपाल उच्च न्यायालय के साथ विचार करेगा और विचार करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, स्थानांतर करेगा, प्रोन्नति करेगा। प्रमोशन, ट्रांसफर, अपॉइंटमेंट किसको? डिस्ट्रिक्ट जजेस की, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति वो भी उच्च न्यायालय से सलाह के द्वारा करेगा। तो राज्यपाल उच्च न्यायालय के साथ, अगला बिंदु क्या है? अगला बिंदु है राज्यपाल अब जिला न्यायाधीशों के बारे में उच्च न्यायालय के साथ विचार कर, उच्च न्यायालय के साथ क्या करेगा? विचार कर, उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण तथा प्रोन्नत कर सकता है। तो राज्यपाल की एक और शक्ति आपने देखा, किसके बारे में? डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में, जिला जज के बारे में, कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, जिला न्यायाधीश का स्थानांतरण, जिला न्यायाधीश की प्रोन्नति, ये सारे कार्य राज्यपाल उच्च न्यायालय के से विचार करके करेगा। कहां से करेगा? उच्च न्यायालय से विचार करके। इसके अलावा न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है। अगला बिंदु क्या है कि राज्यपाल न्यायिक आयोग से जुड़े
व्यक्तियों की नियुक्ति करता है भाई। तो न्यायिक आयोग से जुड़े व्यक्ति की नियुक्ति करता है। न्यायिक आयोग से अगर संबंधित जुड़ा व्यक्ति है तो उसकी नियुक्ति करता है। इस संदर्भ में राज्यपाल क्या करता है? उच्च न्यायालय से और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। इस संदर्भ में राज्यपाल क्या करेगा? इस संदर्भ में राज्यपाल के जो कार्य हैं इसमें, इस संदर्भ में राज्यपाल उच्च न्यायालय व कहां से करेगा? तो उच्च न्यायालय व राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग से विचार कर सकता है। से विचार करता है। क्या करता है? विचार करता है। तो ये बात भी क्लियर हुई कि न्यायिक आयोग से जुड़े व्यक्तियों की नियुक्ति तो करता है, लेकिन न्यायिक आयोग से जुड़े व्यक्तियों की नियुक्ति किस प्रकार करता है? तो उच्च न्यायालय से और राज्य की लोक सेवा आयोग से विचार करता है और इन विचारोपरांत वो नियुक्तियां करता है। तो ये थी राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स। अब बात करते हैं हम लोग राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के बारे में, आर्बिट्रेरी पावर्स के बारे में। तो विवेकाधीन शक्तियां, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। अगला बात करते हैं हम लोग राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। विवेकाधीन शक्तियां ये है आर्बिट्रेरी पावर्स। कौन से पावर्स हैं राज्यपाल के? आर्बिट्रेरी पावर्स हैं, विवेकाधीन शक्तियां हैं। इसे भी हम लोग बिंदुवार जानेंगे कि राज्यपाल के पास कौन कौन सी विवेकाधीन शक्तियां हैं। विवेकाधीन शक्तियों में सबसे पहला ये कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। विधानमंडल द्वारा पास किए गए किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, ये उसकी विवेकाधीन शक्तियों में। तो किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है, ये उसकी शक्ति है। आपको ध्यान होगा पिछली कक्षा में राज्यपाल की शक्तियों पर चर्चा करते हुए बात हुई थी कि जब राज्यपाल अपनी शक्ति के द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रखता है तो यह राज्यपाल की किस प्रकार की कार्य में आता है? तो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य में इसको गिना जाता है। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर राज्यपाल द्वारा किए गए कार्यों में इसकी गिनती होती है। ये बात आपको इस लाइन से ध्यान आ जानी चाहिए जो पिछली कक्षा में हम लोगों ने चर्चा की। बहरहाल आपको रिमाइंड करा दिया गया है। इसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना कब? तो उसकी एक कंडीशन है, वो है संवैधानिक विफलता की स्थिति में, संवैधानिक विफलता के आधार पर। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। दूसरा उसका विवेकाधीन कार्य है राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। और ये राष्ट्रपति शासन की सिफारिश का कुछ आधार है। क्या आधार है? संवैधानिक विफलता। तो इसमें यहां सम्मिलित कर लें
संवैधानिक विफलता के आधार पर ध्यान रहे, ये आर्बिट्रेरी है, माने विवेकाधीन है, आर्बिट्रेरी है, लेकिन इसका भी एक आधार है, जैसा कि आपको बताया गया कि वो संवैधानिक विफलता के आधार पर ही राज्यपाल ऐसा करेगा। किसी राज्य के अंदर राष्ट्र प्रशासन की सिफारिश करना। उसके अलावा राज्य के विधानमंडल और प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी मांग सकता है। राज्य के किस किस मामलों में? एक तो विधानमंडल में क्या हो रहा है इस मामले में, और प्रशासनिक मामले में मुख्यमंत्री से जानकारी मांगना, ये उसका काम है। तो राज्य के विधानमंडल और प्रशासनिक, अगले बिंदु में राज्य के विधानमंडल और प्रशासनिक मामलों, ध्यान रहे ये दो मामले हैं, राज्य के विधानमंडल से और प्रशासनिक मामलों से संबंधित सीएम से जानकारी मांग सकता है। संबंधित मुख्यमंत्री से क्या कर सकता है? जानकारी मांग सकता है। ये उसकी शक्ति है कि मुख्यमंत्री से वो जानकारी ले सकता है, जानकारी मांगना उसका पावर है। इसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण विवेकाधीन शक्ति है राज्यपाल के पास। नए चुनाव के बाद विधानसभा का जब गठन होता है और अगर ऐसी स्थिति हो कि नए चुनाव के बाद किसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त न हुआ हो, तो राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार यह देखता है कि किसके पास सरकार के गठन के लायक बहुमत है और पुनः तब उसे सरकार के गठन का अनुमति देता है। तो यहां राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है, वो है विधानसभा चुनाव के पश्चात जब कोई दल पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर पाता। अगले पैराग्राफ, अगले पृष्ठ पर चलते हैं और बात करते हैं विधानसभा चुनाव के पश्चात, विधानसभा चुनाव के पश्चात जब कोई दल पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर पाता, ऐसी कंडीशन आई, बार बार आती है, कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि विधानसभा का चुनाव होता है और चुनाव के पश्चात किसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में अपेक्षित बहुमत प्राप्त दल के नेता को ऐसी स्थिति में अपेक्षित बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या करेगा? सरकार बनाने का न्योता दे सकते। नेता को या क्या नेता का कर लीजिए, नेता का चयन करता है, यही बात खत्म कर लें। प्राप्त दल के नेता का चयन करता है। तो ये राज्यपाल के पास आर्बिट्रेरी पावर है, उसका डिस्क्रेशन है कि वह इस बात को अपने ढंग से अपेक्षित बहुमत, जो भी बहुमत की अपेक्षा की जाती है, उसको ये डिसाइड करना कि भाई फला से अपेक्षित बहुमत प्राप्त होगा, इसलिए उसे सदन के नेता के रूप में यानी सरकार के मुखिया के रूप में चयन करना, ये उसका काम है।
इसके अलावा मंत्री परिषद के अल्पमत में आने पर, मंत्री परिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा का विघटन कर सकता है। तो मंत्री परिषद का अल्पमत में आना, सरकार का अल्पमत में आना, अगर सरकार अल्पमत में आ गई तो राज्यपाल क्या करेगा? राज्य विधानसभा का विघटन कर सकता है। तो अगले बिंदु में मंत्री परिषद अल्पमत में आने पर, मान लीजिए मंत्री परिषद की ऐसी स्थिति आ गई कि मंत्री परिषद को अल्पमत में आ जाना पड़ा, यानी कि सरकार को सदन में विश्वास हासिल नहीं है, ऐसी स्थिति आ गई, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? विधानसभा का विघटन कर सकता है। तो मंत्रिपरिषद अल्पमत में आने पर राज्यपाल विधानसभा का क्या कर सकता है भैया? विघटन कर सकता है। क्या कर सकता है? विघटन कर सकता है, यानी डिसोल्यूशन हो जाएगा हाउस का, राज्य विधानसभा का, और फ्रेश सिलेक्शन होंगे, नए चुनाव होंगे, और पुनः जिसे बहुमत प्राप्त होगा, पुनः बहुमत दल के नेता का चयन होगा और सरकार बनेगी। कुछ विशेष मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व, कुछ विशेष मामलों, जैसे कि महाराष्ट्र है, विदर्भ है, महाराष्ट्र में चलिए तो विदर्भ मराठावाड़, इसके लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करें। तो चलिए बात करते हैं, कुछ विशेष मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व होते हैं। अगले बिंदु में कुछ विशेष मामलों में, राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल के विशिष्ट उत्तरदायित्व हैं। कुछ विशिष्ट उत्तरदायित्व होते हैं। सबसे पहला उत्तरदायित्व कि महाराष्ट्र में चलिए और वहां विदर्भ और मराठावाड़, ये दो भौगोलिक क्षेत्र, विदर्भ और मराठावाड़, इसके लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना कर। तो महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठावाड़, चलिए महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में क्या बात हो रही है? विदर्भ और मराठावाड़, ये दो जगह विदर्भ और मराठावाड़ के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना। तो राष्ट्रपति के निर्देश पर कुछ विशिष्ट उत्तरदायित्व तो राज्यपाल के पास है, और उस उत्तरदायित्व में से आपने देखा कि महाराष्ट्र और विदर्भ, मराठावाड़, महाराष्ट्र में चलेंगे और वहां विदर्भ और मराठावाड़ की बात करें, तो विदर्भ और मराठावाड़ या मराठावाड़ा, इन दोनों जगहों के लिए अलग से विकास बोर्ड की स्थापना करना। ये उस तरह गुजरात में चलेंगे और वहां सौराष्ट्र और कच्छ। दूसरा बिंदु क्या है? गुजरात चलें और गुजरात में क्या करिए? एक जगह चलिए सौराष्ट्र और कच्छ, दो जगह।
गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना। पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना। तो ये हुआ राज्यपाल को जो राष्ट्रपति के निर्देश पर किसी स्थान विशेष, राज्य के भीतर किसी स्थान विशेष या किसी समूह विशेष, कोई भौगोलिक क्षेत्र जो भी हो, उसके लिए कोई पृथक से अलग से विकास बोर्ड की स्थापना कर देना। इस तरह का काम भी राज्यपाल को करना है। इसके अलावा राज्यपाल की वीटो शक्ति पर बात करनी है। किस पर बात करनी है? राज्यपाल की वीटो शक्ति, वीटो पावर ऑफ द गवर्नर। तो आइए बात करते हैं राज्यपाल की वीटो शक्ति। अगला बिंदु है राज्यपाल की वीटो शक्ति, यानी वीटो पावर्स ऑफ द गवर्नर। यानी राज्यपाल की जो वीटो शक्ति के दो आधार हैं। एक सामान्य स्थिति में सामान्य विधेयक से संबंधित, एक है सामान्य विधेयक से संबंधित, ये है, और दूसरा है धन विधेयक से संबंधित, वित्त विधेयक से संबंधित, धन विधेयक से संबंधित। तो इस प्रकार राज्यपाल के दो वीटो शक्तियां हैं। अब हम लोग पहले की बात करेंगे सामान्य विधेयक से संबंधित। अगले पृष्ठ पर बात करें सामान्य विधेयक से संबंधित। सामान्य विधेयक से संबंधित वीटो। तो सामान्य विधेयक से संबंधित वीटो की बात करें, यहां एक लाइन गलत कट गई है। तो सामान्य विधेयक से संबंधित वीटो, सामान्य विधेयक से संबंधित जो वीटो है, तो सामान्य विधेयक में क्या है कि जब कोई विधेयक, साधारण विधेयक राज्यपाल के पास कानून बनाने के लिए भेजा जाता है, सदन से पास होकर, विधानसभा से पास होकर, विधानमंडल से पास होकर, और राज्यपाल के पास जाता है, वहां राज्यपाल के अंतिम हस्ताक्षर के बाद उसे कानून बनना रहता है। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास 4 शक्तियां हैं, विधेयक के साथ 4 तरह से व्यवहार कर सकता है। तो 4 तरह से व्यवहार कर सकता है। यदि विधेयक, इसमें क्या करें, जब कोई सामान्य विधेयक अधिनियम बनाने के लिए, जब कोई, पहले इसका आधार नोट कर लें, जब कोई सामान्य विधेयक अधिनियम बनने के लिए, कानून बनने के लिए, अधिनियम बनने के लिए कहां भेजा जाता है? राज्यपाल के पास भेजा जाता है। राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। तो राज्यपाल क्या कर सकता है? 4 प्रकार से व्यवहार कर सकता है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। तो राज्यपाल के पास निम्न 4 विकल्प है। तो
राज्यपाल के पास निम्न 4 विकल्प हैं। कितने विकल्प हैं? 4 विकल्प हैं। विकल्प नंबर 1 विधेयक को स्वीकृति प्रदान करें। ठीक है, पहला विकल्प क्या है? विधेयक पर परमिशन दे दे, विधेयक पर सिग्नेचर कर दे और विधेयक कानून बन जाए। दूसरा, विधेयक पर स्वीकृति सुरक्षित कर ले, विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित कर ले। दूसरा क्या है? विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख लें। मतलब यह है कि न स्वीकार करे न इनकार करे, न हां न ना, कुछ भी न करे, उसे क्या कर ले? सुरक्षित रख ले। दूसरा काम कर सकता है। तीसरा काम क्या कर सकता है कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास वापस भेज। तीसरा काम क्या है? विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास वापस भेज दे। ये काम कर सकता है। लेकिन यहां पर एक और बात है कि अगर राज्यपाल ने किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास भेज दिया और विधानमंडल ने उस विधेयक को पुनर्विचार करके चाहे बिना पुनर्विचार किए राज्यपाल को दोबारा भेज दिया, तो राज्यपाल को विधेयक पर सहमति देनी है। राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देने के लिए, स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। तो चलिए इस बात को भी इसमें सम्मिलित कर लें कि यहां ध्यान देने योग्य बात क्या है कि यदि विधानमंडल द्वारा विधेयक में संशोधन किए, यदि विधानमंडल द्वारा विधेयक में संशोधन किए या बिना संशोधन किए देखिए दोनों कंडीशन है कि विधानमंडल द्वारा विधेयक में संशोधन किया जाए या बिना संशोधन किए। विधेयक बिना संशोधन किए पुनः राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है, पुनः राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है, तो राज्यपाल विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। राज्यपाल विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। तीसरे में आपने देखा कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजा और विधानमंडल ने मन किया तो विधेयक पर पुनर्विचार किया या नहीं किया, संशोधन किया या नहीं किया, जैसे भी मन करे वापस अगर दोबारा विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा, तो राज्यपाल विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए, परमिशन देने के लिए, दस्तखत करने के लिए बाध्य है, उसे करना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ परिस्थितियों में
विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लेता है। चौथा, तो 3 के बाद चौथा, कुछ परिस्थितियों में विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लेता है। राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लेता है। अब वो कौन सी परिस्थितियां हैं, इस पर बात करें कि जिन परिस्थितियों में ऐसा करता है वो कौन सी परिस्थितियां हैं। परिस्थिति नंबर 1, यहां परिस्थिति कौन कौन सी है। पहली परिस्थिति है कि विधेयक संविधान के उपबंधों के विरुद्ध। भाई, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए क्यों रखेगा, कुछ परिस्थिति होनी चाहिए। तो परिस्थिति नंबर 1 कि विधेयक संविधान के विरुद्ध हो। किसके विरुद्ध हो? संविधान के उपबंधों के विरुद्ध। पहला, विधेयक संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो। पहली बात क्या देखा गया कि संविधान के उपबंधों का उल्लंघन करता, इस आधार पर जो है वो राष्ट्रपति के विचारार्थ रख लेता है। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो। दूसरा क्या है? राज्य की नीति निदेशक तत्वों के विरुद्ध हो। तो दूसरा आपने देखा कि राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, उनके विरुद्ध हो। तीसरा, देशहित के विरुद्ध हो। देशहित के विरुद्ध हो। चौथा कंडीशन क्या है कि राष्ट्रीय महत्व का हो या अनुच्छेद 31 क के उपबंधों से संबंधित हो। क्या है? राष्ट्रीय महत्व का हो, राष्ट्रीय महत्व का हो या अनुच्छेद 31 क के विरुद्ध हो। इसके अलावा और क्या हो सकता है, और क्या आधार हो सकता है? उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो। उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो। तो राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रखने का मतलब है इन आधारों का होना। इन आधारों पर ही राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए विचारार्थ कोई विधेयक आरक्षित करेगा, सुरक्षित करेगा। तो ये था राष्ट्रपति की वीटो शक्ति में सामान्य विधेयक के मामले में। अब बात कर लेते हैं धन विधेयक के मामले में। तो आइए अगले पृष्ठ पर धन विधेयक के मामले में। तो दूसरा हो जाएगा धन विधेयक के मामले में। धन विधेयक के मामले में, तो धन विधेयक के मामले में राज्यपाल के पास क्या वीटो शक्ति है? यानी जब कोई वित्त विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। धन विधेयक मतलब क्या? जब कोई
वित्त विधेयक, जब कोई वित्त विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित कर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए उसके पास भेजा जाता है, ये कंडीशन है कि राज्यपाल की स्वीकृति के लिए उसके पास भेजा गया तो उसके पास 3 विकल्प मौजूद हैं। तो उसके पास 3 विकल्प मौजूद हैं। इसके लिए क्या है, उसके पास 3 विकल्प मौजूद हैं। कौन कौन विकल्प मौजूद है? विकल्प नंबर 1, विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर। विकल्प नंबर 1 क्या है? विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर दे, ये विकल्प है। विकल्प नंबर 2 क्या करे कि अपनी स्वीकृति रोक दे, परमिशन ना दे, यानी स्वीकृति रोक सकता है। इसके अलावा तीसरा विकल्प क्या है उसके पास भाई? फिर वही राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित कर सकता है। वह विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। तो ये बात है वित्त विधेयक के मामले में। किस मामले में? वित्त विधेयक के मामले में, कि ऐसा करके सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उसमें न्यायिक शक्ति, विवेकाधीन शक्तियां और वीटो शक्तियों की बात की गई। आइए इसे फटाफट हम लोग दोबारा से देखकर क्लास को आज समाप्त करें। बात करनी थी आज राज्यपाल की न्यायिक और विवेकाधीन शक्तियों की, इसके अलावा वीटो शक्तियों की बात करनी थी। तो इस क्रम में बात करते हुए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों की, जुडिशियल पावर्स। और जुडिशियल पावर में राष्ट्रपति की ही तरह राज्यपाल के पास जो राज्य सूची के विषय हैं, राज्य सूची के विषय, उन पर न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति को किस विषय पर न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं? राष्ट्रपति को संघ सूची के विषय पर शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति को किस पर शक्तियां प्राप्त है? संघ सूची के विषय पर। तो राज्यपाल को राज्य सूची के विषय पर शक्तियां प्राप्त हैं, और उन शक्तियों के आधार पर अगर राज्यपाल के पास कोई दंड वाला व्यक्ति आता है जिसे दंड हो, तो उसके दंड को राज्यपाल या तो कम कर सकता है या दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। दंड को कम कर सकता है, सजा 10 साल है 5 साल कर सकता है, 5 साल के जगह पर 2 साल कर सकता है, सजा को कम कर सकता है। नंबर 2, सजा की प्रकृति बदल सकता है। मतलब अगर माफ फांसी की सजा है तो उसे आजीवन कारावास में बदल दिया। तो सजा को कम करना और सजा की प्रकृति को कम करना, बदलना, ये 2 काम जो है राज्यपाल के हैं। इसके अलावा राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है वो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से भिन्न है, अंतर।
दो अंतर यहां आपको देखने को मिलेंगे, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है, आइए देखते हैं। राज्यपाल क्या कर सकता है भाई? मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? मृत्यु दंड को पूरी तरह क्षमा भी कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। राज्यपाल केवल और केवल मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, सजा की प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। राष्ट्रपति तो उसे माफ भी कर सकता है। और दूसरा अंतर क्या है कि सैन्य न्यायालय, अगर कोई व्यक्ति को सैन्य न्यायालय से सजा मिली है तो राज्यपाल इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन राष्ट्रपति जो है उसे फिर से माफ कर सकता है, उसकी सजा को कम कर सकता है। तो राष्ट्रपति के पास सैन्य न्यायालय से भी सजा प्राप्त व्यक्ति के लिए माफी का व्यवस्था है, राज्यपाल के पास ऐसी शक्ति नहीं है। इसके अलावा राज्यपाल क्या करेगा? उच्च न्यायालय से विचार करेगा और विचार करके जो जिला न्यायाधीश हैं, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति करता है। यानी इनका अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर और प्रमोशन, ये सारे काम राज्यपाल ही करता है उच्च न्यायालय के विचार से, उच्च न्यायालय के माध्यम से। उसके बाद मान लीजिए अगर कोई न्यायिक आयोग है तो न्यायिक आयोग से जुड़े व्यक्तियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। इसके लिए उच्च न्यायालय से सलाह करता है और राज्य लोक सेवा आयोग से भी विचार करता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है, उच्च न्यायालय से विचार करता है और इस प्रकार न्यायिक आयोग की नियुक्ति करता है। इसके अलावा ये अभी तक थे राज्यपाल की न्यायिक शक्ति। अब बात करेंगे हम लोग राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों पर। आर्बिट्रेरी पावर्स, विवेकाधीन शक्तियां। कौन कौन सी विवेकाधीन शक्तियां राज्यपाल के पास हैं? तो पहला विवेकाधीन शक्ति यह है कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लेना, आरक्षित कर देना। कोई विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए कर दे, ये उसका आर्बिट्रेरी पावर्स है, ये उसकी जो है विवेकाधीन शक्तियां हैं। उसके अलावा राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है अगर राज्य में संवैधानिक विफलता है, यानी राज्य का शासन अगर संविधान के अनुसार नहीं चल रहा तो वो क्या कर सकता है? वो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है कि अब राज्य के अंदर सरकार संविधान सम्मत नहीं चल रही है, अब राष्ट्रपति का शासन राज्यपाल के माध्यम से चलेगा। उसके बाद विधानमंडल और प्रशासनिक मामलों से संबंधित, राज्य में विधानमंडल में क्या चल रहा है, राज्य के प्रशासनिक मामले कैसे चल रहे हैं, इसकी जानकारी वो मुख्यमंत्री से मांग सकता है। किससे मांग सकता है? मुख्यमंत्री से जानकारी मांग सकता है। किसके मामले में? विधानमंडल और प्रशासनिक मामलों। इसके अलावा विवेकाधीन शक्तियों में नया, मान लीजिए विधानसभा का चुनाव हुआ हो और विधानसभा के चुनाव के पश्चात किसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में अपेक्षित बहुमत प्राप्त दल के नेता का चयन करना, ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति कि कौन व्यक्ति, कौन से नेता के पास अपेक्षित बहुमत है, इसका समाधान राज्यपाल को होना चाहिए, तभी सरकार का गठन। उसके अलावा अगर मंत्रिपरिषद अल्पमत में है या यूं कहिए सरकार अल्पमत में है, तो अल्पमत में है तो वो राज्य की विधानसभा का विघटन कर सकता है, राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है और भंग करके फ्रेश इलेक्शन, नया चुनाव तब चुनाव आयोग कराएगा। पहले वो क्या कर सकता है? राज्य की विधानसभा का विघटन कर सकता है। उसके अलावा कुछ विशेष मामलों में
राष्ट्रपति के निर्देश पर उसके पास कुछ विशिष्ट शक्तियां होती हैं। जैसे क्या विशेष मामला, महाराष्ट्र में चलें तो विदर्भ और मराठावाड़, इसके लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना कर सकता है। महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठावाड़ के लिए अलग से विकास बोर्ड की स्थापना कर सकता है, और उसी तरह गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ के मामले में अलग से विकास बोर्ड की स्थापना कर सकता है। ये राष्ट्रपति द्वारा दिया गया उसे विशिष्ट उत्तरदायित्व है, विशिष्ट जिम्मेवारी। अब बात करते हैं हम लोग राज्यपाल की वीटो शक्ति के बारे में, यानी वीटो पावर्स ऑफ द गवर्नर। गवर्नर का वीटो पावर दो मामले में, सामान्य विधेयक के मामले में और धन विधेयक के मामले में, इन दोनों को अलग करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले सामान्य विधेयक के मामले। सामान्य विधेयक की बात करें कि जब कोई सामान्य विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए, अधिनियम बनने के लिए, कानून बनने के लिए राज्यपाल के पास जाता है, तो राज्यपाल के पास चार विकल्प होते हैं। राज्यपाल चार काम कर सकता है। कोई विधेयक राज्यपाल के पास अगर गया है तो राज्यपाल चार कार्य कर सकता है। नंबर एक, विधेयक पर स्वीकृति प्रदान कर सकता है, विधेयक पर सिग्नेचर करके उसे कानून बना सकता है। नंबर दो, अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, यानी न तो सिग्नेचर करेगा न तो मना करेगा, दोनों न करे, सुरक्षित रख ले। तीसरा, विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस भेज। तीसरा क्या कर सकता है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए, कि सदन फिर से इस पर विचार करे, उसे ठीक नहीं लगा, सदन के पास, विधानमंडल के पास भेज सकता है। लेकिन अगर विधानमंडल ने विधेयक को दोबारा भेजा, चाहे वो संशोधन करके भेजा हो, चाहे बिना संशोधन के भेजा हो, अगर संशोधन या बिना संशोधन किसी भी रूप में भेजा है, तो ऐसी दशा में राज्यपाल को विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। यानी दोबारा भेजा गया विधेयक, चाहे वो संशोधन के साथ हो या बिना संशोधन के हो, उसे राज्यपाल रोक नहीं सकता, उसे स्वीकृति देना राज्यपाल की बाध्यता है। राज्यपाल बाध्य हो जाता है अगर स्वीकृति देना जरूरी हो जाता है। इसके बाद और कौन से, कुछ परिस्थितियों में विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज सकता है। कुछ परिस्थिति, ये जो कुछ परिस्थिति है, ये देखेंगे कि ये 3-4 परिस्थितियां, 5 परिस्थितियां, ये कुछ परिस्थितियां क्या है। पहला ये कि संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो अगर विधेयक, तो उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकता है। दूसरा, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो तो भी विधेयक को क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है। देश हित के विरुद्ध हो तो भी राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकता है। राष्ट्रीय महत्व का विषय हो या अनुच्छेद 31 क से संबंधित हो, तब भी उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकता है। और उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालने वाला हो तो भी उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकता है। तो ये बात आपने देखा साधारण विधेयक के मामले में राज्यपाल की वीटो शक्ति। अब बात करते हैं धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है। तो सबसे पहला कि जब कोई वित्त विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित करके राज्यपाल के पास आता है, तो उसके पास, राज्यपाल के पास तब 3 विकल्प होते हैं। कितने विकल्प होते हैं? 3 विकल्प होते हैं। विकल्प नंबर 1, विधेयक पर सहमति दे दे, और विकल्प नंबर 2, सहमति न दे। विकल्प नंबर 3, राष्ट्रपति के विचारार्थ रख लो। वित्त विधेयक में
राज्यपाल के पास ये 3 विकल्प मौजूद हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने राज्यपाल की वीटो शक्तियां भी देखी। तो आज की कक्षा में राज्यपाल की शक्तियों पर हम लोगों ने बात की। अगली कक्षा में हम लोग नए विषय के साथ। आज के लिए इतना ही।